माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, क्योंकि इस बार का टॉपर तेरा ही बेटा बनने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे गणित के टॉप 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न आपके चैप्टर 1 वास्तविक संख्या से रहने वाले हैं, यानी वास्तविक संख्या से निचोड़ कर टॉप 5 प्रश्न निकाला गया है और ये 5 टाइप के प्रश्न होने वाले हैं। 5 प्रश्न 5 टाइप। यदि आप इन्हें समझ लेते हैं तो चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। देखिए ध्यान से आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा 135 और 225 का एचसीएफ निकाले। दोस्तों, एचसीएफ निकालने के लिए आपके एग्जाम में आता है कभी कभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम के द्वारा आपको कहा जाता है एचसीएफ निकालने के लिए, और एक आता है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। तो दोस्तों, हम सभी प्रकार के प्रश्नों को बताएंगे। पहले समझते हैं इन प्रश्नों को। दोस्तों, यूक्लिड विभाजन के द्वारा एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को जो प्राप्त है भाज्य कितना दिया है, तो दोस्तों जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसे भाज्य बोलेंगे। बड़ी संख्या 225 है तो वो भाज्य हो गया, और छोटी संख्या 135 है तो ये हो जाएगा आपका भाजक। दोस्तों, भाज्य को ए से, भाजक को बी से सूचित करते हैं। आप याद रखिएगा इस बात को। चलिए अब आपको एक बात, छोटा सा बात याद रखना है कि भाज्य में भाजक से भाग दिया जाता है, यानी जो आपका भाजक है 135, इस भाजक से भाज्य में भाग दिया जाता है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो सिंपल आप ऐसे याद रखिए, जो छोटी संख्या है छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। भाग तब तक देते रहेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले छोटी संख्या 135 है, 135 से 225 में भाग देंगे। दोस्तों, यदि हम 2 बार में देंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी 270 हो जाएगा। यहाँ पे 225 है तो दोस्तों एक बार में 135 लगेगा और ये शेषफल बचेगा 90। अब दोस्तों ये जो शेषफल 90 बचा ना, अब ये आपका बन जाएगा भाजक। अब यहाँ शेषफल जो 90 आया ये हो गया अब भाजक, और जो पहले था भाजक 135 ये हो जाएगा भाज्य। बस आपको इस तरीके से थोड़ा याद रखना है। अब 90 से भाग देना है 135 में। तो दोस्तों 90 से भाग देंगे 135 में, तो दोस्तों 90 का यदि टेबल 2 बार पढ़े तो 180 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 135 है। तो दोस्तों एक बार में हम 90 से देंगे तो 90 हो जाएगा, और 135 में से 90 को घटाएंगे तो 45 बचेगा। अब जो शेषफल यहाँ पे 45 आया, अब इस शेषफल से इस 90 में भाग देना है। आप देखिए तरीका क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे किया जा रहा है, बस बिल्कुल आसान है। अब 45 से भाग देंगे 90 में, तो दोस्तों 45 दूनी के 90, ये पूरा कट गया 45 से। याद रखना है लास्ट में जिस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा वही आपका एचसीएफ हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 45 से 90 पूरी तरह विभाजित हो गया, तो दोस्तों 225 और 135 का एचसीएफ 45 हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसे कैसे लिखा जाता है आप ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा जो हम लोग लिखते हैं, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों यहाँ पे ए मतलब हो गया भाज्य, बी मतलब भाजक, क्यू मतलब हो गया भागफल। क्यू मतलब भागफल जो आया यहाँ पे, उसके बाद आर मतलब शेषफल रिमाइंडर। बस इसी पे इसको सेट कर देना है। कैसे सेट करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये बीच में है आपका भाज्य 225, तो दोस्तों 225 बराबर अब होता है भाजक गुना भागफल, तो भाजक है 135, भागफल है 1, तो 135 गुना 1, और शेषफल था 90 तो प्लस 90। ये हो गया भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये आप बचपन में भी पढ़े होंगे। ठीक उसी प्रकार अब यहाँ पर देखें तो 135 हो गया भाज्य, तो 135 बराबर अब लिखेंगे भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो भाजक हो गया 90, भागफल हो गया 1, तो 90 गुना 1 प्लस
शेषफल हो गया यहाँ पे 45, तो 45 हो गया। अब ठीक उसी प्रकार अब ये 90 हो गया भाज, तो 90 बराबर लिखेंगे 45 गुना 2, तो दोस्तों 45 गुना 2 अब प्लस शेषफल लिखेंगे, यहाँ शेषफल 0 हो गया। तो दोस्तों जिससे लास्ट में कटे वही आपका एचसीएफ हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे आपका एचसीएफ हो गया, एचसीएफ बराबर 45 आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 2 को। दोस्तों प्रश्न 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। देखिए इसमें आपको क्या कह रहा है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें यानी लिखे। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, 140 को तोड़ना है। और कैसे तोड़ना है, तो अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है। अभाज्य संख्या क्या होता है, तो दोस्तों वैसी संख्या जिसमें 1 से भाग लगे और खुद से भाग लगे वे अभाज्य संख्या होते हैं। जैसे यदि हम बात करें तो ये 2, 2, 3, 5, 7, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, ये सभी अभाज्य संख्या है। ये वैसे संख्या है जिसमें 1 से भाग लगेगा, कहने का मतलब 1 का पहरा में आएगा और खुद का पहरा में आएगा। यदि बात करें 2 का, तो दोस्तों 2 1 का पहरा में आएगा और 2 का पहरा में आएगा और किसी का पहरा में नहीं आएगा, तो 2 हो गया अभाज्य संख्या। इसी प्रकार से ये सभी संख्या है। तो दोस्तों इन्हीं संख्याओं में 140 को तोड़ना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। तो दोस्तों 2 का विभाज्यता का नियम क्या है, यानी 2 से किस संख्या में भाग लगेगा, जिसके लास्ट में सम संख्या हो, जिसके लास्ट में सम संख्या हो उसमें 2 से भाग लगेगा। 3 का क्या रूल है, तो दोस्तों 3 का रूल है अंकों को जोड़ेंगे, संख्या में जितने भी अंक होंगे उन सभी को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद यदि वो 3 का पहरा में आता है तो उसमें 3 से भाग लगेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। और 5 का क्या नियम है, तो दोस्तों 5 का नियम है कि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, उसमें 5 से भाग लगेगा। लास्ट में सम संख्या होगा तो उसमें 2 से भाग लगेगा। 3 का रूल क्या है कि अंकों को जोड़ने पर पहरा में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 63, ये 63 है ना, तो 63 में 3 से भाग लगेगा या नहीं, हम लोग चेक करते हैं। तो इसके अंकों को जोड़ेंगे तो इसमें अंक क्या है, 3 है और 6 है, 6 3 कितना होगा, 9, 9 हो गया। तो 9 जो है 3 का पहरा में आता है, तो हाँ 3 का पहरा में 9 आता है, इसका मतलब 3 से भाग 63 में लगेगा। कितना बार में लगेगा आप देख लीजिए, कितना बार में लगेगा। 3 से यदि भाग देंगे 6 में मतलब 63 में, तो 2 बार में 6 कटेगा और 1 बार में 3 कटेगा, यानी 21 बार में 21 या 63 हो गया। उम्मीद करते हैं आप इन तीनों का रूल समझ चुके होंगे। यदि आप इन तीनों का रूल समझ गए तो अभाज्य गुणनखंड आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए देखिए 140, तो दोस्तों 140 सम संख्या है तो 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने का मतलब है आधा कर देना। 140 का आधा 70 हो गया। फिर देखिए 70 सम संख्या है तो उसमें 2 से भाग लगेगा, तो 2 से भाग देने का मतलब है आधा कर देना। 70 का आधा 35 हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में 5 आ गया, हम बोले थे ना लास्ट में यदि 0 या 5 रहेगा तो उसमें 5 से भाग लगेगा। तो आप कहेंगे 140 के लास्ट में 0 है तो उसमें 5 से भाग लगेगा, तो आप क्यों नहीं दिए। तो दोस्तों सबसे पहले छोटी संख्या से देंगे, 2 से देंगे, उसके बाद 3 से देंगे, उसके बाद 5 से देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग चलेंगे। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे लास्ट में 5 है तो 5 से भाग लगेगा, 5 से भाग देंगे 7 बार में कट जाएगा, और फिर ये 7 एक बार में लग जाएगा। इस प्रकार से 140 बराबर यानी 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी ये सभी अभाज्य संख्या है। आपका ये आंसर हो गया। यदि आपको समझ में आ गया तो 156 को आप तोड़ करके बताइए क्या क्या इसके अभाज्य गुणनखंड में आने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम निकाले। दोस्तों अभी हम ऊपर एक प्रश्न बताए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ निकालने के लिए। यहाँ पे बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, और अभाज्य गुणनखंड क्या होता है अभी हम तुरंत बताएं आपको। तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इन संख्याओं का एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो चलिए पहले इन सभी संख्याओं को
अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। 3 संख्या है, याद रखिएगा 12, 15, 21। दोस्तों 12 को सबसे पहले तोड़ेंगे तो 12 को तोड़ सकते हैं, ये तो बिल्कुल छोटी छोटी संख्या है तो आप ऐसे ही तोड़ सकते हैं। 2 गुना 2 गुना 3 आपका 12 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 त्रिके 12। फिर 15 को लिखेंगे 3 गुना 5 और 21 को लिखेंगे 3 गुना 7। इस प्रकार से कैसे तोड़े हैं यहाँ ऊपर में हम बता दिए हैं। चलिए अब डायरेक्ट बात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए। अब देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि से। ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा। सबसे पहले देखिए अभाज्य गुणनखंड में पहले हम देखते हैं एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो दोस्तों 2 संख्या रहे, 3 संख्या रहे, 4 संख्या रहे, संख्या कितना ही रहे, उसके अभाज्य गुणनखंड में देखना है। उसके अभाज्य गुणनखंड में देखना है कि अगर 3 संख्या है तो तीनों में, 2 संख्या है तो दोनों में, 5 संख्या है तो पाँचों में। फिलहाल यहाँ पे 3 संख्या है तो तीनों संख्या के अभाज्य गुणनखंड में देखना है कि सेम सेम कौन है। तो दोस्तों सेम तीनों में मिलना चाहिए, वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो दोस्तों यदि हम देखें तो सेम ये 12 के अभाज्य गुणनखंड में 3 है, 15 के अभाज्य गुणनखंड में 3 है और 21 के अभाज्य गुणनखंड में 3 है, जो कि तीनों में है एक बार 3। तो दोस्तों आपका एचसीएफ हो जाएगा 3। दोस्तों तीनों के अभाज्य गुणनखंड में 1 भी शामिल है, तो दोस्तों 1 को लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 गुना 3 3 ही होगा। तो एचसीएफ निकालने आप सीख गए होंगे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद देखेंगे अभाज्य गुणनखंड में सेम कौन सी संख्या मिल रही है, वही हो जाएगा एचसीएफ। चलिए अब हम बताते हैं आपको एलसीएम निकालने के लिए। दोस्तों एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों मान लीजिए अगर 2 संख्या है, 3 संख्या है, 4 संख्या, जितना भी संख्या क्यों ना रहे, मान लीजिए 3 संख्या है तो ये तीनों संख्या में देखेंगे जो हमारा अभाज्य गुणनखंड होता है ना, कौन कौन होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। तो इन्हीं सभी को देखना है कि सबसे अधिक, इसमें देखना है सबसे अधिक कौन है। यदि हम पहले 2 को देखेंगे तो 2 को ढूंढेंगे। 12 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है 2 बार, 15 के अभाज्य गुणनखंड में 2 एक भी बार भी नहीं है, 21 के अभाज्य गुणनखंड में 2 एक भी बार नहीं है। तो दोस्तों अधिक बार किसके पास हुआ, तो 12 के पास हुआ कि नहीं, इसके पास 2 बार है, इन दोनों के पास 1 बार भी नहीं है। मान लीजिए मेरे पास 2 रुपया है और आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, तो ज़्यादा किसके पास हुआ, मेरे पास हुआ ना। तो यहाँ पे ज़्यादा हो गया, 12 के पास 2। तो दोस्तों ये दोनों 2 लिख लेंगे। दोनों 2 लिखने का मतलब 2 पर पावर 2 कर देंगे। उसके बाद देखिए 2 का काम खत्म हो गया। अब देखेंगे 3। तो दोस्तों 3 देखेंगे कि किसके पास अधिक है। तो दोस्तों 12 के पास 1 बार है, 15 के पास 1 बार है, 21 के पास 1 बार है, तीनों के पास 1 बार है, यानी तीनों बराबर है। तो दोस्तों कहीं से आप 1 ले लेंगे, ठीक है, कहीं से आप 1 ले लेंगे, तीनों बराबर है तो 1 ले लेंगे। चलिए उसके बाद देखेंगे 5 को। तो दोस्तों 5 देखेंगे, 12 के पास नहीं है, 21 के पास नहीं है, लेकिन 15 के पास 1 5 है। तो दोस्तों ये 1 5 अधिक हुआ कि नहीं, 1 5 यहाँ पे ले लेंगे। उन दोनों के पास तो 5 है ही नहीं, 12 के पास 15 के पास तो है ना, तो अधिक हो गया, तो 1 5 ले लेंगे। 5 के बाद 7 को देखते हैं। 7 को देखेंगे तो दोस्तों 7 यदि हम देखें तो 12 के पास नहीं है, 15 के पास नहीं है, लेकिन 21 के पास 7 है, तो दोस्तों 7 ले लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो हमें मिला इन सभी को गुना कर देंगे, गुना करके 420 आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एचसीएफ। एचसीएफ किसका, तो 306 और 657 का दिया है 9, यानी इन दोनों संख्या का एचसीएफ 9 दिया है और उन्हीं दोनों संख्या का एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी उन्हीं दोनों संख्या का आपको एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। जब 2 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दे दे, कोई संख्या पूछ ले, या फिर 2 संख्या का एलसीएम देगा एचसीएफ देगा, एक संख्या देगा दूसरी संख्या पूछ लेगा, या दोनों संख्या देगा एचसीएफ देगा एलसीएम पूछ लेगा, जैसे इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है ए, पहली संख्या को ए बोलेंगे, दूसरी संख्या को बी बोलेंगे, ठीक है, और एचसीएफ दिया है 9। ये 3 चीज़ दिया हुआ है और आपको हमेशा 3 चीज़ देगा, एक चीज़ पूछेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, 2 संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। ये
इस फॉर्मूला को आप अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे पहली संख्या का मान है 306 गुना दूसरी संख्या का मान है 657, बस रख देना है। और एचसीएफ का मान दिया है 9, तो एचसीएफ की जगह 9, ये 9 गुना में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 306 गुना 657/9 बराबर एलसीएम। अब यदि हम इसको काटेंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। दोस्तों ये 9 से 306 34 बार में कट जाएगा और 34 गुना 657 करेंगे तो हमारा 2 3 3 और 8 यानी 22 33 8 ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि एलसीएम होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इसे भी समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न। दोस्तों लास्ट प्रश्न है आज का, सिद्ध कीजिए √5। सिद्ध कीजिए √5 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसे बनाने का क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे सारा प्रोसेस लिखा गया है। आप ध्यान से देखिए और अपनी कॉपी में नोट कीजिए। बस आपको 1-2 बार बनाना है। यदि आपके एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो आप इसे सिद्ध कर पाएंगे। दोस्तों √5 हम यहाँ पे बता रहे हैं। आपके एग्जाम में √2, √3, √7 इनमें से कोई भी आ जाए तो आप इसी रूल से बनाएंगे तो आपका पूरा मार्क्स मिलेगा। देखिए सबसे पहले √5 अपरिमेय संख्या है, सबको पता है, लेकिन यहाँ पे सिद्ध करना है। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों हम मान लिए √5 क्या है, परिमेय संख्या है। जब √5 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं। तो p/q बराबर √5। जब √5 परिमेय संख्या है तो p/q के बराबर में √5 को रख दिए और याद रहे q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब क्या प्रोसेस है आगे लिखना है कि दोनों ओर वर्ग करने पर, यानी दोनों तरफ वर्ग करेंगे। वर्ग का मतलब स्क्वायर करना है। तो p/q का होल स्क्वायर करेंगे और √5 का होल स्क्वायर करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे ध्यान दीजिए क्या करना है। उसके बाद p/q का होल स्क्वायर जो है दोनों के लिए है तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे, p का स्क्वायर और q का स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाता है स्क्वायर करने से, बचेगा 5, 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1। उसके बाद 1 है, अब यहाँ से क्या होगा, तिर्यक गुना होगा। 1 का गुना करेंगे p² में तो p² होगा और 5 का गुना करेंगे q² में तो 5q का स्क्वायर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद यदि हम देखें तो p के पास स्क्वायर है, इस स्क्वायर को इस पार भेज देंगे तो ये रूट में हो जाएगा √5q²। उसके बाद यदि हम देखें तो q का स्क्वायर जो है उसे 2 बार गुना के रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों p बराबर लिख सकते हैं √5 गुना q, क्योंकि q के पास स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुना के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए रूट के अंदर में यदि 2 संख्या समान हो तो वो 1 बाहर निकल जाता है। तो ये 2q है तो 1q बाहर निकल गया। फिर ये q गुना में है, इस तरफ आएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी p/q हो जाएगा और बराबर √5 बचेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं p/q फिर से हमें वही प्राप्त हो गया। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि p/q के बराबर में √5 नहीं है। अब हम लोग बोल सकते हैं p/q इज नॉट इक्वल टू √5। यानी हम जो माने थे कि √5 हमारा परिमेय संख्या है ये गलत था। ठीक है, ये p/q के बराबर में नहीं आ रहा है। अतः हमारा मानना गलत था कि √5 परिमेय संख्या है जबकि √5 अपरिमेय संख्या है। बस यहाँ से लास्ट कर देना है इसको। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर बोल देते हैं, √5 पूछे, √2 पूछे, √3 पूछे, √7 पूछे, आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।